नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, अब बताने जा रहे हैं आप लोगों को हम लॉन्ग क्वेश्चन। आज बताने जा रहे हैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पिछले साल आया था। देखिए, पिछले साल का क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार आए, लेकिन फिर भी हमको इसको ध्यान से देख के जाना होता है। क्या है ना, लॉन्ग क्वेश्चन को जो आया पिछले साल उसको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है इस बार, तो इसको देखना है बढ़िया से। देखिए, डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड राइट देयर सिग्निफिकेंस। लेखांकन सिद्धांत की परिभाषा दीजिए और इनके महत्वों को बतलाइए। आखिर लेखांकन सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अ रूल रेगुलेशन फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसी को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर सारे अकाउंटिंग किए जाते हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करता है गैप को, GAAP गैप, जिसको बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप, GAAP गैप। गैप को देखता है। गैप का मतलब पूरे जिसको पूरे इंडिया ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया अकाउंटिंग रूल रेगुलेशन को, उसी को गैप कहते हैं। तो रूल रेगुलेशन जो होता है जिसको फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग के लिए, उसी को हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं या अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। इम्पोर्टेंस क्या है कि जितने भी लेन देन होते, जितने भी ऑल ट्रांजैक्शन रिटेन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जितने भी लेन देन होते हैं सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के से ही लिखे जाते हैं। गैप का रूल रेगुलेशन से सारा काम किया जाता है और जिसके कारण क्या होता है, भारत के हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, सब जगह इसी को फॉलो किया जाता है। सब जगह आपको यही मिलेगा। तो ये लेखांकन सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अब है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्राप्ति और भुगतान खाते, आय व्यय खाते में अंतर बतलाया, दोनों में बतलाना है। देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों अकाउंट बनाता है। कौन कौन? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंसेज है, क्या डिफरेंसेज ये जानिए। डिफरेंस क्या है? सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट जस्ट लाइक कैश बुक, ये कैश बुक से रिलेटेड कैश का ट्रांजैक्शन करता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का लेन देन को लिखता है। लेफ्ट एंड राइट साइड, रिसीप्ट एंड पेमेंट के लेफ्ट में रिसीप्ट और राइट साइड पेमेंट लिखा जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर और राइट साइड इनकम लिखा जाता है। आगे है कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम देखिए, एक्सपेंसेस दो तरह का होता है। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार आने का बहुत चांस है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच एक्सपेंडिचर ऑलवेज डन इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑलवेज नॉट डन इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच एक्सपेंसेज ऑलवेज डन इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वह खर्च जो हमेशा नहीं होता है वो पूंजीगत व्यय है, वह खर्च जो हमेशा होता है वो आयगत व्यय है। जैसे हम मोबाइल खरीद लिए, तो मोबाइल तो रोज रोज नहीं खरीदेंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि हमेशा नहीं होने वाला खर्च है। लेकिन मोबाइल को हर महीना जो रिचार्ज करवा रहा है ये तो हमेशा खर्च हो रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो
इसमें क्या होता है ना, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लिखते हैं और कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम भी लिखते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू आइटम लिखते हैं। इसमें दोनों आइटम रिसीप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखते हैं, केवल रेवेन्यू इनकम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू इनकम केवल लिखा जाता है। इसके बाद रिसीप्ट एंड पेमेंट में कोई भी एडजस्टमेंट का एंट्री नहीं होता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारे एडजस्टमेंट का पोस्टिंग होता है। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट का पोस्टिंग नहीं होता रिसीप्ट एंड पेमेंट में। आ गया था कैश आइटम। इसमें ओनली कैश आइटम रिकॉर्ड किया जाता है, किसमें, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और इसमें क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड कैश और नॉन कैश दोनों आइटम रिकॉर्ड होता है। यही सब कुछ डिफरेंसेस हैं, इस डिफरेंसेस को बढ़िया से देख लेना है आपको। अब आइए, हाउ मेनी टाइप्स ब्रांचेज आर देयर, एक्सप्लेन। शाखाएं कितने प्रकार की होती हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, शाखाएं क्या होता है, पेड़ होता है ना, पेड़, उसकी बहुत सारी टहनियाँ होती हैं जिसमें क्या होता है, फल फूल लगते हैं, पत्ते फल फूल लगते हैं। उसी तरह देखिए, जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाता है उसके ब्रांचेस फैलने लगते हैं। उसी तरह व्यवसाय धीरे बिजनेस, जैसे जैसे बिजनेस को फैलता है तो बिजनेस का जगह जगह पे इसका ऑफिस खुलना शुरू हो जाता है। ये क्या है, ये ब्रांच है। मान लिया जाए टाटा कंपनी जब शुरू खुली थी, उस समय उसका व्यवसाय बढ़ा नहीं था, लेकिन आज के डेट में पूरा उसका वर्ल्ड तक उसका बिजनेस है, सब जगह क्या हुआ, और सब जगह उसने अपने ब्रांचेस को खोल के रखे हैं। मारुति कंपनी जब खुली थी 1985 में, देन वो उस समय क्या कुछ नहीं था। जैसे ही इसका बिजनेस बढ़ने लगा, उस सब जगह अपना ब्रांच खोलने लगी। तो जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता है, सब आदमी अधिक, सबका देखिए, सब मनुष्य की संतुष्टि कभी पूरी नहीं होती, सेटिस्फेक्शन हमेशा कभी नहीं पूरा हो सकता है, उसका ललक हमेशा बना हुआ रहता है। तो अधिक लाभ कमाने के लिए हमको कई जगह हमको ऑफिस खोलना पड़ता है काम करने के लिए। ये क्या है, ब्रांच है। तो ब्रांच कितने तरह का होता है, मेनली 2 टाइप का ब्रांच होता है। इनलैंड ब्रांच मतलब देसी शाखाएं, फॉरेन ब्रांच यानी कि विदेशी शाखाएं। सबसे पहले देश के भीतर जब हम अगर शाखा खोलते हैं, देश के भीतर अगर ब्रांचेज को ओपन करते हैं, तो ये क्या होगा, देशी शाखाएं कहलाते हैं। और विदेश में, अमेरिका में जा रहे हैं, जापान में जा रहे हैं, रूस में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं, वहाँ पे अपना ब्रांच खोल रहे हैं, तो ये विदेशी ब्रांच है, ये विदेशी ब्रांच है। अब देखिए, इनलैंड ब्रांच क्या होता है ना, इनलैंड ब्रांच, सबसे पहले देखिए इनलैंड ब्रांच भी 2 तरह का होता है। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है अनडिपेंडेंट ब्रांच, बोल दीजिए इनडिपेंडेंट ब्रांच। एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक होता है आश्रित शाखाएं, एक होता है स्वतंत्र शाखाएं। तो डिपेंडेंट ब्रांच क्या है, जो हेड ऑफिस पे पूरा डिपेंड रहे, जो ब्रांच हेड ऑफिस बोले कि ये इतना में सामान बेचो, इतना करो, ऐसे करो, हेड ऑफिस के दिशा निर्देश के अनुसार सारा ब्रांच अगर सारा काम करता है, मतलब कि हेड ऑफिस जो चीज़ ऑर्डर करेगा वही ब्रांच काम करेगा, तो ये डिपेंडेंट ब्रांच हुआ। एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, स्वतंत्र ब्रांच, वह ब्रांच जो हेड ऑफिस उसको नहीं कुछ आइडिया देगा, हेड ऑफिस कुछ नहीं उसको बतलाएगा, वो अपने माइंड से काम करेगा, वो हेड ऑफिस के कंट्रोल में नहीं रहेगा, अपना वो स्वतंत्र है। लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच क्या है, हेड ऑफिस के कंट्रोल में रहता है। तो मेनली ब्रांच 2 टाइप्स के ब्रांच होते हैं, इनलैंड ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये ब्रांच के टाइप्स हुए। अगला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि एक
एसेट खरीदा गया 1,10,000 में, एक संपत्ति खरीदा गया 1,10,000 में, और उस संपत्ति का वैल्यू क्या है, उस संपत्ति का 10 साल आयु है और स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। तो यहाँ पे एसेट्स अकाउंट बोला बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, एसेट्स अकाउंट। देखिए फिक्स एसेट्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिक्स एसेट्स अकाउंट। इस क्वेश्चन में ईयर का जिक्र नहीं किया गया है, कितना साल का बनाना है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है। यहां लिखा जाता है डेट, यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। डेट हम अपने से लिख देते हैं 2022 जनवरी 1 कैलेंडर ईयर मान लेते हैं। कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है तो दिसंबर में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले एसेट खरीदा गया है 1,10,000 में, बैंक अकाउंट 1,10,000 लिखेंगे। डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये दिया है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है देखिए, ध्यान दीजिए। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है एसेट्स वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय वर्किंग लाइफ। एसेट का वैल्यू 1,10,000 है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, लाइफ है इसका 10 ईयर्स लाइफ है। तो 1,00,000 जो बचा, 1,00,000 को 10 से भागा दे देंगे, यानी हर साल 10,000 डेप्रिसिएशन हो रहा है एसेट्स में। तो 2020 में ही ये दिसंबर 31 को ये साल खत्म हो जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। यहां पे हम जोड़ते हैं तो 1,10,000 रुपया है, तो यहां पे भी 1,10,000 आना चाहिए। यहां जो घट रहा है वो मेरा बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा, बैलेंस सीडी 1,00,000 रुपया, 1 2 3 4 5। अगला साल 2021 जनवरी 1 जो सीडी होता है उसी को फिर यहाँ पे बीडी करते हैं, बाई बैलेंस टू बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपया। इस साल फिर डेप्रिसिएशन हुआ, 2021 को फिर डेप्रिसिएशन हुआ, दिसंबर 31 को बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 10,000। यहाँ जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5, 1,00,000 रुपए, यहाँ पे भी 1,00,000 रुपए, 1 2 3 4 5 आना चाहिए। यहाँ जो घटेगा मेरा बैलेंस सीडी हो जाएगा, बैलेंस सीडी 90,000। फिर आएंगे नेक्स्ट ईयर 2022 जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 90,000। वर्ष 2000 फिर क्या करेंगे, 22 में दिसंबर 31, फिर बाई डेप्रिसिएशन 10,000। यहां जोड़ने से 90,000 रुपया, यहां भी 90,000 आना चाहिए, 80,000 रुपया घट रहा है, बैलेंस सीडी यहां पे। डेप्रिसिएशन के साथ अकाउंट जरूर लगाइएगा। अब नया साल 2023 आएगा जनवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 80,000। ये बन गया, इतना ही बोला था, 3 साल का अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला था फिक्स एसेट्स अकाउंट का। तो ये देखिए टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपका ढेर सारा रहेगा, लेकिन बनाना इसमें से आपको 8 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 8 क्वेश्चन, लेकिन बनाना कितना है आपको, इसमें से मात्र 4 क्वेश्चन बनाना है।
तो आपको सिलेक्ट करना होगा कौन कौन क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बतलाते हैं आगे क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा है उसको सॉल्व करके।